नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजपुर रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक ओपी मनोचा द्वारा लिखी पुस्तक साइबर एनकाउंटर का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रभात प्रकाशन ने पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स प्रकाशित की है। इस दौरान कार्यक्रम में एसीएस राधा रतूड़ी, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और स्कूल छात्र छात्राएं मौजूद रहे। द्वारा आज ये साइबर इनकाउंटर्स और उनके सह लेखक, उनके साथी मनोज मिनोचा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज साइबर क्राइम बढ़ा है, अपराध की दुनिया में नए नए प्रकार के क्राइम किए जा रहे हैं और जाने अनजाने में लोग उसके शिकार हो रहे हैं, तो ये पुस्तक उन सभी को जागरूक करने में और उन सभी से कहीं चेताने का काम करेगी। और जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि समाज में नीचे तक, मतलब हमारे आने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, आने वाले कर्णधार हैं, उन सब तक इसकी चर्चा होनी ज़रूरी है। और इस पुस्तक के माध्यम से मैं समझता हूँ ये चर्चा होगी जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए आने वाले समय के लिए उन सब से हमको चेताने का और बचाने का काम करेगी। आज की तारीख में साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसको पार पाने के लिए हमने इसमें रियल लाइफ से कहानियाँ उठाई हैं कि साइबर क्राइम की कहानियाँ हैं, कैसे साइबर क्रिमिनल क्राइम करते हैं, क्या उनका क्राइम करने का तरीका होता है, कैसे उसे पुलिस वर्कआउट करती है और कैसे आम आदमी अपने साथ साइबर क्राइम होने से बच सकता है। ये इस किताब के माध्यम से हमने आम आदमी को साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए हैं। यही हमारा प्रयास। ये दोनों वर्जन हमने बनाए हैं और इसमें युवा के लिए हमने बहुत सारी साइबर टिप्स इसलिए दी हैं क्योंकि युवा वो वर्ग है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है। तो सबके हाथ में आजकल मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं। और इस मोबाइल फ़ोन का हम ये चाहते हैं कि वो जो उपयोग है वो बहुत सही तरीके से करे। और इसके लिए हमने हर स्टोरी में एक टिप दी हुई है कि आप किसी से OTP शेयर नहीं करना, किसी को आपने कोई अनवांटेड किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना, किसी को आपको अपने बैंक की डिटेल्स नहीं बतानी है। तो ये सारी चीज़ें हमने दी हैं और युवा वर्ग से यही है कि वो साथ में साइबर से तो बचें, औरों को भी बचाएं और टेक्नोलॉजी में अवेयर रहें। खाली इसको एज अ टूल यूज़ ना करें मोबाइल को, इसके बारे में जानें कि वो क्या चीज़ है। जैसे वो गाड़ी लेते हैं तो वो जानते हैं कि वो कितने सीसी की है, कैसे चल रही है। तो मोबाइल के बारे में जानें, सॉफ्टवेयर्स क्या हैं उनके बारे में जानें। कोई ऐप्स को जब हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उसमें सतर्क रहें। और ये सारी चीज़ें युवा की इसमें जिम्मेदारी है कि इसका हल भी निकालें। जो साइबर क्राइम है, जो भी हमारे टेक्निकल लोग हैं, जितने हमारे टेक्निकल यूथ हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय दिल्ली प्रवास के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस दौरान वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर प्रदेश की हेली सेवाओं के बारे में बात करेंगे। हालांकि इस बीच राजनीति के गलियारों में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई केंद्रीय नेताओं और बीजेपी संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों से मिलकर दायित्वधारियों और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा भी कर सकते हैं। पहले से चूँकि मुझे नागरिक उड्डयन मंत्री जी से वहाँ भेंट करनी है और कुछ अन्य काम भी हैं, तो उनसे मिलेंगे। ये हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएंगे, यानी कि नशे से मुक्त करेंगे। इसे नशा जिस प्रकार से आज हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही, मैं कहूँ, नासूर की तरह जो है फैलता जा रहा है, घुन की तरह लगता जा रहा है, उसको समाप्त करने के लिए मैंने समस्त उत्तराखंड वासियों से सबका आह्वान किया है कि सभी हमारे इन नवोदित उदीयमान प्यारे विद्यार्थियों को, बच्चों को, नवयुवकों को, उन सभी को इससे जागरूक करके इस नशे की लत से मुक्ति दिलाने में अपना सहयोग। देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बने सरकार के लिए सरदर्द। सूचना के अधिकार के तहत खुलासा हुआ ऋषिकेश में हुई मारपीट विवाद मामले में आरोपी हैं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। ये आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है। साथ ही साथ मारपीट करने वाला गनर गौरव राणा भी आरोपी है।
नैनीताल में बीते दिनों हुई बरसात में नैनी झील में समाई गंदगी का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय की फटकार के बाद जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की संयुक्त टीम ने नैनी झील का निरीक्षण किया। नैनी झील का निरीक्षण करने पहुंचे पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी का कहना है कि समय समय पर पालिका कर्मचारियों द्वारा झील की सफाई की जाती है, जिसे अब बड़े स्तर पर किया जाएगा ताकि गंदगी को झील में जाने से रोका जा सके। उसकी जरूरत है भी नहीं, पर टाइम पे हम सफाई अभियान यहाँ पर चलाते हैं। उसी को देखते हुए आज हमने लोकल साथियों के साथ और हमारे जो अध्यक्ष बोर्ड अध्यक्ष इनके साथ और जितने फड़ा एसोसिएशन इनके साथ मिलकर सफाई अभियान हमने प्रारंभ किया है। आने वाले वीक में के साथ साथ हम इसको करते रहेंगे। इस पर हमने ईओ साहब ने एक लेटर सिंचाई विभाग को अपने नगर पालिका द्वारा भेजी गई है। इसको देखते हुए उनके द्वारा भी हमसे अनुरोध किया है कि इसको टाइम टाइम में सफाई किया जाए, क्योंकि अभी बारिश का टाइम था तो स्वाभाविक है जो कूड़ा था नाले में अड़ा हुआ वो तेज भाव के साथ ताल में आया था, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि ताल को स्वच्छ और साफ बनाएं। विकासनगर में ई रिक्शा संचालकों को पुलिस ने नोटिस जारी किया है, जिसके बाद से मेन बाजार और नेशनल हाईवे पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे, जिसको लेकर ई रिक्शा संचालकों में काफी रोष देखा गया और उनके द्वारा एक मीटिंग डाक पत्थर में की गई है, जहां वहीं रिक्शा चालकों ने कहा है कि पुलिस प्रशासन ने फरमान जारी कर ई रिक्शा संचालकों को बेरोजगार करने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस संबंध में विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान से भी मिले थे और अब उप जिलाधिकारी विकासनगर को भी इस संबंध में एक ज्ञापन देंगे। पौड़ी में नगर पालिका द्वारा हर साल कंडोलिया मैदान ट्रेड फेयर मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए चरखियों से लेकर झूले, ड्रैगन और व्यापारिक गतिविधियां भी की जाती हैं, लेकिन इस बार व्यापार सभा ने ट्रेड फेयर मेले में स्थानीय बाजार के उत्पाद बेचने का आपत्ति दर्ज कर दी है, जिसको लेकर व्यापार सभा के कोषाध्यक्ष कुलदीप गोसाई ने एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कुलदीप गोसाई ने कहा है कि इस ग्राउंड में 70 से 80 बच्चे रोजाना अपने खेलों पर फोकस करते हैं, वहीं ट्रेड फेयर मेला होने से इन बच्चों के प्रशिक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। ये कंडोलिया मैदान था, शायद इसके लिए कभी निदेशालय से एक ऑर्डर आया था कि खेल गतिविधियों के अलावा इसको किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मात्र पौड़ी में एक ही खेल मैदान बचा हुआ है जो थोड़ा अभी अच्छे रूप में है, जहाँ पे हमारे नौनियाल सुबह शाम जो बच्चे हैं इतने अच्छे अच्छे यहाँ से फुटबॉलर्स निकले हुए हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम, तो उनके लिए वो वंचित हो जाएंगे एक महीने। और आप खुद सोचिए, यदि कोई बच्चा 1 दिन या 2 दिन 3 दिन तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो खुद ही अपनी जो विद्या होता है वो आदमी भूल जाता है। वो हमारे साथ भी होता है ये चीज़ें। तो हमारा यही कहना है, क्योंकि हम नगर पालिका इसलिए नहीं गए क्योंकि नगर पालिका जो अध्यक्ष है वो तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, पूरे पौड़ी को गर्द में गिरा दिया इन्होंने, क्योंकि इन्हें तो कोई मतलब नहीं है उससे। इन्होंने अपनी पर्ची काटी 2 लाख 3 लाख जो भी इन लोगों ने लिया हुआ इन लोगों से वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पिछली बार भी इनसे वार्ता हुई थी। हमारे अध्यक्ष जी गए थे, जो हमारे व्यापार सभा अध्यक्ष हैं, मैं गया था, सचिव गए थे हमारे, उनसे बात हुई थी कि अगली बार कृपया इस प्रकार के आइटम आप लोग नहीं लाएंगी जो पौड़ी बाजार में। इसमें अभी इन्होंने ज्ञापन दिया है कि व्यापार सभा को इसमें ऑब्जेक्शन है, जो कंडोलिया मैदान में ट्रेड फेयर किया जाए। मामले की देख लेंगे, जांच पड़ताल की जाएगी। इसमें अभी से 4 साल के मासूम को बाघ उठा ले गया। आपको बता दें कि पुलिस, वन विभाग और तहसील प्रशासन सहित ग्रामीणों ने बच्चे की तलाश की, जहां घर से करीब 300 मीटर की दूरी से आम के बगीचे से बच्चे का शव बरामद हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंचे सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर, डीएफओ कालसी और तहसीलदार विकासनगर चमन सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं वन विभाग ने बाघ को नरभक्षी घोषित किया है। टनकपुर के शारदा खनन में देर रात वन निगम के कांटे से एक युवक ने कंप्यूटर मॉनिटर चुरा लिया। प्लास्टिक की कुर्सी से मुंह छिपाकर चोरी करता युवक सीसीटीवी में कैद हुआ है। कांटा ठेकेदार ने पुलिस को घटना की तहरीर दी है। पुलिस चोरी के आरोपी का सुराग लगाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि वन विभाग के कर्मचारी बैराज निकासी गेट के कांटे पर पहुंचे तो वहां कांटे के अंदर लगा कंप्यूटर का एक मॉनिटर गायब था और कंप्यूटर के कुछ तार भी कटे पड़े थे। निगम कर्मियों ने कांटे पर लगे सीसीटीवी खंगाला तो रात के समय एक युवक प्लास्टिक की कुर्सी से मुंह छिपाकर चोरी करता नजर आया। आज सुबह हम कांटे प्रणाली निगम स्टाफ कांटा खोलने के लिए इधर आया तो दरवाज़ा खोलते ही उनकी नज़र अपने कंप्यूटर पड़ी जो चोरी हो चुका था और हमारे तुरंत हमने उसके बाद कोतवाली में रिपोर्ट करवाई और तुरंत यहाँ पे सिपाही आए, सीता पुलिस वाले, तो उन्हें घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरे को रिकॉर्ड पर ले गए और
जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। और हमने पहले सुबह जब आए तो CCTV कैमरे देखा 3:18 में ये चोरी घटना को अंजाम दिया। उधम सिंह नगर जनपद में बीते 2 महीने में साइबर ठगों ने करीब 500 लोगों को 60 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। वहीं पुलिस वक्त रहते साइबर ठगों के मुंह से इसकी 25% रकम वापस लेने में सफल रही है। वहीं पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी जनपद में लगातार साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं SP सिटी मनोज कत्याल ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल फ्रॉड में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों को डिजिटल फ्रॉड से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि हमारी टीम द्वारा साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। डिजिटल फ्रॉड करने वाले कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बेसिकली डिजिटल ट्रांजैक्शंस जैसे जैसे बढ़ रही हैं उसी हिसाब से इसमें जो फ्रॉड के केसेस है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इसमें पुलिस जो है 2 तरह की स्ट्रेटजी के अंतर्गत काम कर रही है। सबसे पहले जो भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसको वर्कआउट करने के लिए और लोगों का पैसा रिकवर करने के लिए साइबर सेल जो है लगातार काम कर रहा है और उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। उनको लेटेस्ट जो है कंप्यूटर्स अवेलेबल कराए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग रीट्रेनिंग कराई जा रही है। और इसी की वजह से हमने करीबन 25% पैसा जो है वो जितने भी पीड़ित थे उनको वापस दिलाने में सफलता हम लोगों ने हासिल की है। और इसमें 500 के करीब केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं 2023 में। और इसमें से काफ़ी केसेस हम लोगों ने इसमें एज ए FIR रजिस्टर्ड करे हैं। कई केसेस में हम लोगों ने पैसा भी वापस कराया है। और इसमें हम लोग आपके चैनल के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी हम लगातार ये जागरूकता अभियान हम लोगों का चलता रहता है, जिसमें हम लोग ये लगातार लोगों को आग्रह करते रहते हैं कि साइबर में डील करते समय जब भी आप एक डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं या कोई भी आपके पास फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई आपके पास लिंक आ रहा है, तो पूरी सावधानी बरतें और आपने सारे सेफ्टी फीचर अपने सोशल मीडिया में, अपनी डिजिटल पेमेंट्स की जितने भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं सारे सेफ्टी फीचर उसके ऑन करके रखें, डबल इंक्रिप्शन का यूज़ करें। और साथ में आप जब भी कोई भी कॉल आता है तो उस कॉल पे बिलीव न करें। हरिद्वार जिला प्रशासन के लिए कावड़ मेला सकुशल संपन्न कराना हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि भारी संख्या में कावड़िया हरिद्वार गंगा जल भरने पहुंचते हैं। डाक कावड़ के वक्त हरिद्वार में भारी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। आगामी कावड़ मेले की तैयारी को लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी और SSP के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक की गई। जल्द ही कावड़ यात्रा में किए जाने वाले कार्यों को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि आगामी कावड़ यात्रा को लेकर 23 अप्रैल को बैठक की गई थी। सभी विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। कावड़ यात्रा में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें, साथ ही कितने बजट में कार्य होना है उससे हमें अवगत कराएं। आज इसी को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। यात्रा एक अलग तरह की यात्रा है जिसमें कुछ दिनों के अंदर करोड़ों यात्री यहाँ तीर्थयात्री यात्रा हैं, तो एक कम अंतराल पर इतना ज़्यादा जो क्राउड आता है और जो लोग आते हैं, एक चुनौती हमेशा रहती है। इसको देखते हुए अभी जो पूरी मीटिंग की गई, जो पुलिस की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे पार्किंग स्थल है उस पर लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, बहुत जगह हमें बैरिकेटिंग की व्यवस्था पड़ती है जो PWD विभाग से बनवाते हैं। तो जो व्यवस्थाएँ हमें कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस को जरूरत पड़ती है और जो संबंधित विभाग से जरूरत होती है, चाहे PA सिस्टम लगवाना हो, पूरे कोई अनाउंसमेंट करनी हो, CCTV कवरेज बढ़ानी हो, तो उसी व्यवस्थाओं को लेकर ये मीटिंग थी, जिसमें पुलिस की जो आवश्यकता है उसको संबंधित विभाग को बताया गया, जिसको समय से पूर्ण कर लिया जाए। और जो हमारी पुलिस की अपनी जो बॉर्डर मीटिंग और अन्य प्रदेशों से, सरहदी प्रदेशों से जो समन्वय होता है, उस पर भी जल्दी ही मीटिंग करके वो समन्वय बनाया जाएगा। यात्रा एक अलग तरह की। इसके पहले 23 को एक बैठक की थी और सभी जो हमारे संबंधित विभाग थे, लाइन डिपार्टमेंट्स थे, उनको ये 10 दिन का समय दिया था कि वो फील्ड विजिट कर लें और फील्ड विजिट करके कावड़ मेले को भव्यतम कैसे बनाया जा सकता है, ग्राउंड रियलिटी देखें, कितने पैसे की डिमांड किस विभाग की है, इसका एक डिटेल एक हमें एस्टिमेट दे दें। और आज उसी के कड़ी में इसका पूरा रिव्यू किया गया। 15 तारीख से हमारी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ताकि जो भी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 4 या 5 जून से काम प्रारंभ हो जाए, क्योंकि इस बार की कावड़ यात्रा थोड़ी पहले हो रही है, तो इसको ध्यान में रखकर हमें टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ मेला भव्यतम हो उसका भी ध्यान रखना है। उस अनुरूप हमारी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं।
लक्सर में राजकीय रेलवे पुलिस की थानाध्यक्ष ममता गोला के नेतृत्व में नोएडा एसटीएफ की मदद से यूपी में शामली के झिंझाना निवासी एक ऐसे छात्र और 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को धर दबोच लिया गया है। दरअसल हरिद्वार रेल मार्ग पर देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस और उसके कुछ ही देर बाद योजनाबद्ध तरीके से सहारनपुर रेल मार्ग पर अमृतसर हावड़ा पंजाब मेल नामक 2 रेलगाड़ियों में अपने बावरिया गैंग के अन्य सदस्यों के साथ चर्चित डकैती कांड को अंजाम दिया गया था। राजकीय रेलवे पुलिस की एएसपी अरुणा भारती ने घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि चोरी की वारदात के वक्त से ही लगातार इसकी तलाश की जा रही थी, जिस पर पहले से 10,000 का इनामी भी घोषित था, मगर डीआईजी की संस्तुति पर इनामी रकम में बढ़ोतरी करते हुए 50,000 रुपए इससे कर दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ का 50,000 का इनामी था नंदू, जो कि बावरिया गैंग का मेंबर है और 2015 में चलती ट्रेन में एक डकैती हुई थी। उसके बाद दूसरी डकैती भी सेम ईयर पड़ी थी, जो कि लक्सर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई थी। तो लगातार इसको हम लोग तलाश कर रहे थे, तब से ये वांछित चल रहा था। पूर्व में 10,000 का इनामी बदमाश था नंदू। उसके बाद इस पे अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डीआईजी रेलवेज मैम से रिक्वेस्ट करके 50,000 का इनामी ये घोषित हो गया था। हम लोग अभियान चला रहे थे जो इनामी पकड़ने के हैं। उस दौरान हमारी टीम गई हुई थी और नोएडा एसटीएफ को मुखबिर की सूचना थी झिंझाना में, क्योंकि इसके ऊपर मर्डर का मुकदमा कायम है, तो वो लोग भी ढूंढ रहे थे। तो तीनों टीमों का एक कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मिलना हुआ और इसका अरेस्ट होना हुआ। तीनों टीमों द्वारा संयुक्त रूप से इसको अरेस्ट किया गया। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को सेमिनार सिटीजन की सुरक्षा हेतु बुजुर्ग व्यक्तियों के घर में जाकर उनसे मुलाकात करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी को निर्देशित किया है कि सभी घर जाकर बुजुर्गों का हालचाल लेने के साथ ही उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करें। इसको लेकर चौकी प्रभारी पाबो दीपक पवार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सिमखेत में वृद्धजनों के घरों में जाकर उनका हालचाल जाना गया। इस दौरान उनके द्वारा वृद्धजनों को फल वितरित भी किए गए हैं। पावो चौकी से आते रहते हैं साहब, दरोगा जी वगैरह जितने भी लोग हैं, और हमारी सेवा पानी बेचारों गरीब आदमियों के देते हैं। हमको जो भी उनके हमें रियायत मिलती रहती है। फल फ्रूट भी जो उन बेचारों से हो सकता है हमें देते रहते हैं। पावो चौकी से आते रहते हैं साहब, दरोगा जी वगैरह जितने भी लोग हैं, और हमारी सेवा पानी बेचारों गरीब आदमी। वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और स्थानीय युवक सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच बीते मंगलवार को सरेराह हुए विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में क्रॉस रिपोर्ट होने के बाद भी युवक के समर्थक नागरिकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। आंदोलनकारी संगठनों के साथ शिवाजी नगर के नागरिकों ने नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और घाट चौराहा पर सांकेतिक जाम लगाए। गुस्साए लोगों ने कोतवाली में अधिकारियों का घेराव किया और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दरअसल हरिद्वार मार्ग पर मंगलवार के रोड जाम के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ युवक का विवाद हो गया था। देहरादून से अब खबर। सीएम धामी ने प्रदेश की छात्रा इशिता को वापस लाने के लिए निर्देश। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल में अध्ययनरत है इशिता सक्सेना ईमेल करके वापसी की गुहार लगाई है। इशिता को वापस लाने के खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। रुड़की में पिरान कलियर दरगाह प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद कथित खादिम अवैध उगाही के बाज नहीं आ रहे हैं। जहां जायरीनों से ठगी के नए नए तरीके ईजाद कर अपनी जेबें भरने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसे वायरल वीडियो पुख्ता करते नजर आ रहे हैं, जिससे दरगाह शरीफ का गेट बंद होने के बाद एक कथित खादिम जायरीनों से नजराना लेते हुए जेब में हाथ डालता दिखाई पड़ रहा है। यह तस्वीर मजार शरीफ के मुख्य द्वार के बाहर की है, जहां गेट बंद होने पर जमा जायरीनों की भीड़ हाजिरी के लिए खड़ी है और उन्हीं जायरीनों की भीड़ से कथित खादिम नजरों नियाज ले रहा है। वहीं दरगाह प्रबंधक रजिया खान का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। ड्यूटी पर तैनात पीआरडी कर्मी से थाने में तहरीर दिलवाई गई है। उन्होंने बताया है कि जायरीनों से अवैध उगाही या गलत कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
कालाढूंगी नैनीताल मार्ग पर एक नाले में अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कालाढूंगी शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नाले में एक महिला का अज्ञात शव मिला। कालाढूंगी थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने बताया कि शव 10 से 15 दिन पुराना लग रहा है। जंगली जानवरों द्वारा शव का मांस खाया गया है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 10-15 दिन पुराना करीब लग रहा है। शरीर चेहरा वेहरा तो कुछ है नहीं, हाथ पैर सारा मांस खाया हुआ है जंगली जानवरों ने। अब इसमें आगे जांच कर रहे हैं, देखें क्या निकलता है। देहरादून में नशीली दवाइयों की कालाबाजारी का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, सूचना मिलने पर पुलिस ने वलपुर चौक पर 2 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जहां पुलिस को बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई है, जिनकी कीमत बाजार में 50 लाख के करीब बताई जा रही है। वहीं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि जिन मेडिकल स्टोर पर ये दवाइयां बेची जा रही थी, उनके पास खुद दवाई बेचने तक का लाइसेंस नहीं था। सिद्धोवाला में एक वंश मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर आपकी जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा बेचा नहीं जा सकता, इसमें आपका ट्रामाडॉल है, अल्फ्राजोलाम है, ये दवाइयाँ प्रतिबंधित दवाइयाँ इलीगल तौर से बेची जा रही हैं। हमारी टीम गई, हमारी टीम ने जब पुख्ता हुआ कि भाई बेचे जा रही हैं, तो हमने फिर कल शाम को रेड किया। रेड करने पर आपका ट्रामाडॉल के 56,448 कैप्सूल बरामद हुए हैं और अल्फ्राजोलाम के 11,400 टैबलेट जो हैं बरामद हुए हैं। मार्केट में ये जो भारी खेप है, इसका कीमत जो है लगभग 50 लाख रुपया आंकी गई है। और ये दोनों भाई, इनका अलग अलग जो है 2 मिनट। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोगीवाला में आयोजित मैराथन थैंक मोदी जी फॉर G20 इन उत्तराखंड का ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि राज्य को G20 की 3 बैठकें मिली हैं, इसमें से एक बैठक का रामनगर में सफल आयोजन किया जा चुका है। उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें मिलने पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है। भारत तेजी से विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। G20 समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजारों प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है। और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनके कारण से आज पूरे दुनिया के अंदर उत्तराखंड को भी लोग कहीं ना कहीं जानेंगे, समझेंगे हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारे यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए कामों को, और हमारे जो वैशिष्ट हैं, हमारी विशेषताएं हैं, वो सब पूरे विश्व के अंदर जाएंगी और इसके कारण से विश्व के अंदर हमारे उत्तराखंड को और पहचान सशक्त रूप से मिली। चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वाहन से नेशनल हाईवे नारसन मंगलौर से होते हुए देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने हाईवे के आसपास बने अवैध अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मंगलौर कस्बे में प्रशासन की टीम ने नगर पालिका टीम के साथ मिलकर सर्विस लाइन पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। अवैध अतिक्रमण अभियान के बाद व्यापारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे प्रशासन ने अवैध रूप से हाईवे पर बने सर्विस लेन पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए। सर्विस लाइन पर अतिक्रमण होने के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण यात्रियों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करने पड़े, इसको लेकर प्रशासन को सख्त आदेश भी दिए हैं। आगे जो है चारधाम यात्रा को देखते हुए जो है जो NH है, NH पे जो है अतिक्रमण किया गया था और नगर पालिका की तरफ से पहले भी जो है नोटिस दिए गए थे। सभी दुकानदारों को, व्यापारियों को, जो भी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, उनको सूचित किया गया था कि भाई अपना अतिक्रमण हटा लें। जिन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया तो उसके तहत जो है आज नगर पालिका परिषद मंगलौर और पुलिस प्रशासन
सभी के द्वारा जो है मिलकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। मैडम देखा जाएगा क्या करेंगे? ऐसा है, फिलहाल तो हम इसको भी वॉच करेंगे कि जहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण ना होने पाए, और यदि इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, यदि इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए अब करेंगे जो अतिक्रमण करें।